बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि रेस्पिरेशन का पार्ट चल रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आज है, और ये पार्ट आज 9 है वो रेस्पिरेशन का, और बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हेडिंग है पेंटोज फास्फेट पाथवे, जिसको शॉर्ट में पीपी कहते हैं, और यह इसको एक नाम और होता है, इसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या इसको हम एचएमएस शॉर्ट में इसको हम एचएमएस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं। अब आती है कि यह जो होता है ग्लाइकोलिसिस, माने कि ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव पाथवे है वो, ग्लाइकोलिसिस का ये अल्टरनेटिव पाथवे है वो। लेकिन इसको वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके और यार दोस्त होंगे उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो बच्चों, वास्तव में जो पेंटोज फास्फेट पाथवे, जैसा कि हमने बताया कि एक ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव पाथवे है वो, और यह परिपक्व पादप कोशिका की कोशिका द्रव्य माने साइटोप्लाज्म में ये संपन्न होती है वो। अब आती है कि इस पद को जो है वो हम वारबर्ग लिपमान, माने इस पद को हम वारबर्ग लिपमान डिकेंस साइकिल, इसको हम साइकिल भी कहते जो है वो, क्योंकि इसका वर्णन दो वैज्ञानिक जो है वो वारबर्ग 1935 और डिकेंस जो है 1938, माने कि वारबर्ग 1935 और डिकेंस 1938 ने जो है वो इस पद का जो है वर्णन किया था। इसलिए इसको हम वारबर्ग लिपमान डिकेंस, इसको हम साइकिल भी कहते हैं। अब आती है कि यह क्रिया जो होती है ग्लाइकोलिसिस से अनेक तरह से जो होती है यह बच्चों भिन्न होती है वो। अब आती है कि सर्वप्रथम जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक अणु एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और उसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज, उसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता जो है वो। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है एटीपी की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। माने क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में तथा एटीपी से रिएक्ट करके ग्लूकोज 6 फास्फेट के एक अणु का ये निर्माण करता जो है, मतलब बदल जाता है। और इसके बाद जो है ये प्रोसेस जो होती है, इस माने कि दो अवस्थाओं में इसको विभक्त कर सकते हैं। एक को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फेज नंबर 1 कहलाता है, और नंबर 2 कहलाता है, इसे कहते हैं हम नॉन ऑक्सीडेटिव, इसे हम नॉन ऑक्सीडेटिव बच्चों फेज कहते हैं। माने कि आगे जो प्रावस्था होती है दो प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। एक को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज होता है, और सेकंड जो होती है उसे हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। तो फर्स्ट होता है ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है वो। अब होती है कि ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता जो है वो, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट का डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है, और इसमें जो होता है रिबलोज 5 फास्फेट का मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन होता है जो है वो। अब आती है कि रिबलोज 5 फास्फेट जो होता है इसका डिहाइड्रोजन होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो का एक अणु जो है निकलता है जो है वो, और इसमें NADP जो होती है, NADP के दो अणु अपचयित होकर के NADPH2 का जो होता है वो निर्माण करते हैं। अब आती है अगली स्टेप में क्या होता है कि रिबलोज 5 फास्फेट जो है यह फास्फोपेंटो आइसोमेरेज माने एक एंजाइम होता है, और इसे कहते हैं फास्फोपेंटो आइसोमेरेज एंजाइम होता जो है वो। इस एंजाइम की उपस्थिति में आइसोमेराइजेशन की क्रिया में राइबोज 5 फास्फेट, ठीक है, राइबोज 5 फास्फेट में जो है ये परिवर्तित हो जाता जो है वो, और इसके बाद जो होता है यह ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज इस एंजाइम द्वारा जो है ये
फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जो है ये इसके निर्माण होता जो है। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, अगला होती है उसको कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है वो। अब आती है नॉन ऑक्सीडेट फेज में क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता जो है वो इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है वो, और डिहाइड्रोजनेशन से रिबोज 5 फास्फेट माने डिहाइड्रोजन से का रिबोज 5 फास्फेट का डिहाइड्रोजन हो जाता जो है वो, और इस क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का क्या होता है वो निष्कासन होता है, और NADP के एक अणु से जो है वो एक माने कि NADP के दो अणु अपचयित होकर के NADPH2 का निर्माण करते हैं वो, माने रिड्यूस मतलब NADP जो है रिड्यूस होकर के दो अणु रिड्यूस होकर के NADPH बनाते हैं वो। अब आती है कि रिबोज 5 फास्फेट जो होता है इससे फास्फोपेंटोज 3 इपीमरेज नामक एंजाइम होता है जो है वो, इस एंजाइम द्वारा जाइलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है, और जाइलोज 5 फास्फेट जो होता है इसके बाद जाइलोज 5 फास्फेट के अणु से अनेक अक्रिया होकर के फ्रक्टोज 6 फास्फेट तथा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है। मीन जाइलोज 5 फास्फेट जो होता है, जाइलोज 5 फास्फेट के अणु से अनेक फ्रक्टोज 6 फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है वो निर्माण होता जो है वो। अब आती है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे के दोनों अंतिम उत्पाद जो है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज की दोनों अंतिम उत्पाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट और 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के अनेक परिवर्तनों द्वारा जो है ये पार्विक अम्ल माने पार्विक एसिड का क्या होता है, ये पार्विक एसिड का निर्माण होता जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि जो HMS बच्चों जो पाथवे होते हैं इसमें ग्लाइकोलिसिस के माने कि इसमें ग्लूकोज के अणु जो होता है ग्लाइकोलिसिस के बिना ही क्या होता है श्वसन क्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल में जो है वो इनका विघटन बच्चों हो जाता जो है वो। अब आती है इस क्रिया में जो होता है NADP माने NAD के स्थान पर जो है वो NADPH2 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करता है। माने क्या मतलब, इस क्रिया में NAD के स्थान पर NADP जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जो है वो कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है कि सिग्निफिकेंस माने कि अगली हेडिंग आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द पेंटोज फास्फेट पाथवे, और उसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट। माने क्या मतलब कि इस जो पेंटोज फास्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट का क्या महत्व होता जो है वो। अब आती है कि यह जो क्रिया होती है यह ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव पाथवे है जो है वो। यदि ग्लाइकोलिसिस के मध्यवर्ती यौगिकों का अपघटन हो जाए तो ग्लाइकोलिसिस बंद हो सकता है। माने क्या मतलब, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर बंद हो आपका मतलब रिटर्न बंद हो जाए तो प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो बंद हो सकती जो है वो। अब ऐसी स्थिति में जो है कि ऐसी स्थिति जो होता है इस प्रोसेस द्वारा माने पेंटोज फास्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया संपन्न हो सकती है। पहला महत्व होता है वो। और सेकंड महत्व होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें ATP का फॉर्मेशन नहीं होता जो है वो, और इसमें NAD के स्थान पर जो है NADPH बनता है जिसमें एक फास्फेट समूह जो होता है इसमें अधिक होता जो है वो। अब आती है कि पेंटोज फास्फेट पथ में 5 कार्बन वाले यौगिक जो है अगर रिबोज 5 फास्फेट का उपयोग न्यूक्लिक एसिड के माने क्या मतलब, न्यूक्लिक एसिड जो होती है DNA जो RNA होता है उसके संश्लेषण में हो सकता जो है वो। तो बच्चों ये रहा इसके बारे में पेंटोज फास्फेट पाथवे, ये इसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट होता है, और जो कि परीक्षाओं में जो है ये पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि दो अवस्थाओं में होता है। नंबर 1 ऑक्सीडेटिव फेज होता है, और सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या बोलते हैं उसे हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बोलते जो है वो बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं
तो नेक्स्ट हेडिंग आता है, अगर बात करते हैं तो आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग रिस्पिरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पायरेशन, माने इसकी ये हिंदी होती है कि श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। इसको दो कारक बांटा गया जो है वो, नंबर 1 होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको हिंदी में बाह्य कारक कहते हैं, और सेकंड होता है इंटरनल फैक्टर्स, और इसको हिंदी में आंतरिक कारक कहते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स माने बाह्य कारक होता है, और सेकंड क्या होता है इंटरनल फैक्टर्स माने क्या कहते हैं, इसको हम आंतरिक कारक कहते हैं। तो जिसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें आता है नंबर 1 टेम्परेचर, इसको तापक्रम कहते हैं, नंबर 1। नंबर सेकंड आता है ऑक्सीजन, और नंबर 3 आता है वाटर, नंबर 4 आता है लाइट माने प्रकाश, अगला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर अगला आता है, इसको इंजरी कहते हैं जो है वो, इसको जो होता है इंजरी कहते हैं। तो वास्तव में एक एक्सटर्नल फैक्टर में आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इंजरी, ठीक है। इंजरी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षत कहते हैं। तो पहला होता है टेम्परेचर माने तापमान होता है, सेकंड ऑक्सीजन है, वाटर मीन्स जल होगा, लाइट मीन्स प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगला होता है इंजरी होती है। तो इसको हम जो 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। तो पहला होता है टेम्परेचर, फर्स्ट बात करते हैं तो इसमें आता है, पहला होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है इसका संबंध सीधे श्वसन से है। टेम्परेचर का संबंध जो है तापमान का सीधे संबंध जो है श्वसन से है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर श्वसन की क्रिया जो होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। हर एक प्रत्येक माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हर एक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो है 2 से ढाई गुना जो है वो श्वसन की क्रिया जो होती है वो बढ़ती रहती है बच्चों जो है वो। अब आती है कि हालांकि जो होता है माने कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम अगर होगा तो श्वसन क्रिया शुरू में तो आरंभ बढ़ेगी, लेकिन धीमे धीमे करके वो क्या होता है वो घटना शुरू हो जाती जो है वो, माने रेट जो होता है वो घट जाती जो है वो। अब आती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर भी, माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम तापक्रम होगा तो भी श्वसन की दर जो होती है बहुत कम हो जाती है। हालांकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी तापमान पर भी श्वसन की क्रिया करते रहते हैं। और यहाँ तक कि जो सुषुप्त बीज होते हैं, माने जो सुषुप्त बीज होते हैं वह -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो होता है वो श्वसन की क्रिया करते रहते हैं। तो अब आती है कि माने कि मीन्स क्या होता है कि अगर अधिक तापमान हो जाए, माने मीन्स इसके ऊपर तापमान हो जाता है, तो इस क्रिया में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं वह उनमें वो वर्क नहीं कर पाते, माने विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर का सीधा संबंध जो है वो श्वसन से पड़ता जो है वो। अब आती है कि नंबर सेकंड होता है, नंबर ये तो रहा टेम्परेचर के बाद।
और नंबर सेकंड होता है ऑक्सीजन, होता है जो है वो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। अगली वीडियो में इसके बारे में इसके बाद वाले बताएंगे जो है वो। धन्यवाद। इसको लाइक करना भूलिएगा।